हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। इसके पहले हमने पढ़े थे अपने ऑपरेटर्स। अब देख लेते हैं हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स। हमने देखा था कि जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो ऐसा तो होता नहीं कि अपन एकदम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करें और लास्ट लाइन तक चलते जाएं हैं और हर एक लाइन को एग्जीक्यूट करते जाएं। हमको कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी लाइन को स्किप करें, है ना। हो सकता है कहीं पे दो पाथ आए हैं ना, यानी कि कोई कंडीशन है, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे जाएं, अदरवाइज हम यहाँ पे जाएं, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन आती है। कभी कभी हम सिचुएशन आती है कोई कोड होता है जिसको हमको बार बार चाहिए पड़ता है। कभी कभी कोई कोड होता है जैसे ये कोड है, तो यहाँ पे हमको इसको बार बार एग्जीक्यूट कराना है, यानी कि इसको बार बार इटरेट कराना है, तो इटरेशन की ज़रूरत पड़ती है हमको। कभी कभी हमको कुछ लाइन स्किप करना है, मान लो हमको ये लाइन स्किप भी करनी है ना, तो इसको जंप कहते हैं। तो सिलेक्शन, इटरेशन, जंप ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमको अपनी प्रोग्रामिंग में ज़रूरत पड़ती है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। एक्चुअली ये हमारे फ्लो कंट्रोल को कंट्रोल करते हैं कि कब हमको कहाँ पे अपना कंट्रोल लाना है। तो वही हम देखते हैं आगे कि इसमें सिलेक्शन में क्या होता है, इटरेशन में क्या होता है और जंप में क्या होता है। सिलेक्शन में मेनली दो हम यूज करते हैं, इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट में इफ का क्या यूज है, स्विच का क्या यूज है, वैसे तो अपन लोग इसको देख चुके हैं पहले भी। सी सी प्लस प्लस में अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देख चुके हैं। हमने अभी इसके पहले कुछ आपको असाइनमेंट दिए थे, उसमें भी इसको अपन ने कवर किया था, पर फिर भी अपन इसको देख लेते हैं एक बार फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, स्विच क्या होता है। तो इफ जो है, इफ को हम दिखा सकते हैं चार टाइप का। सिंपल इफ, है ना। इफ एल्स इफ का कैस्केडिंग या लैडर बोल सकते हैं ना। और एक होता है नेस्टेड इफ। सिंपल इफ देख लेते हैं हम। सिंपल इफ में क्या होता है कि जैसे कि आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, और फिर एक कंडीशन आती है। मान लो ये हमारी कंडीशन है, या इफ कंडीशन इसको बोल देते हैं, तो ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, है ना। अब सिंपल इफ में क्या होता है कि सिर्फ कंडीशन ट्रू होती है तो हम कुछ स्टेटमेंट करेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट जो आगे जो भी होगा उस ब्लॉक के बाहर, इफ ब्लॉक के बाहर, उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। यदि कुछ नहीं है तो एंड हो जाएगा, है। तो आप मान के चलो कि यहाँ पे एक कंडीशन है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। मान लो इफ कंडीशन ऐसी है कि मान लो नंबर इज डिविजिबल बाय 2, है ना, तो ये कंडीशन है। यदि हमारी ये कंडीशन ट्रू होती तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि प्रिंट एफ में लिखा हुआ है मैंने कि नंबर इज इवन। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, कोई नंबर मान लो 3 है, तो 3 इज डिविजिबल बाय 2, नो। तो ये चीज़ बाहर आ जाएगी क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे नंबर इज इवन, ये प्रिंट नहीं होगा, फॉल्स होके बाहर आ जाएगा। ठीक है। यदि हमारा नंबर 4 होता तो क्या कंडीशन थी हमारी कि नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो कैसी कंडीशन है ये कंडीशन कैसी हुई, फॉल्स हुई कि ट्रू हुई। अब ये ट्रू हो गई, ट्रू हो गई 4 के केस में। तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे जो भी होगा वो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर है कि द नंबर इज इवन। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आ जाओ, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन है और उसका सिर्फ एक ही रिजल्ट है। यदि ट्रू है तो ये स्टेटमेंट, फॉल्स है तो कुछ नहीं। तो हमारे इसको इसको हम बोलेंगे सिंपल इफ। एग्जाम्पल में क्या होता है, इफ कंडीशन में, इफ कंडीशन को इस तरह से लिखा जाता है। इफ इफ के बाद हमारे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज होते हैं और उसमें होता है एक बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि जो भी एक्सप्रेशन होगा उसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ऐसे नहीं होगा, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी जैसे 1 4 0 नॉन जीरो, है ना। जैसे सी में था कि आपने इसको नॉन जीरो किया तो उसको ट्रू मान लेते थे, है ना, और जीरो किया तो फॉल्स मान लेते थे। ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे कोई न्यूमेरिक नहीं आएगा ना कोई कैरेक्टर आ गई। यहाँ पे एक ऐसा एक्सप्रेशन आएगा जो कि बूलियन होगा। बूलियन होगा मतलब कि वो कैसा होगा, आइदर ट्रू और फॉल्स, है ना। तो ट्रू होगा तो अपन ये स्टेटमेंट
एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे, इफ ब्लॉक को, अदरवाइज हम इस ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे। जैसे कि मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है ना, यानी कि हमारी इफ कंडीशन है। अब ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमको ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज इसको नहीं करना है। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या है ब्लॉक में, एक स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन पास, है ना, यानी कि 35 से ज़्यादा मार्क्स है तो आप पास हो, ये हम प्रिंट कराना चाहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि एक ही लाइन हो, मल्टीपल लाइन हो सकती है ना, यदि सिंगल लाइन हो तो हमको ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, करली ब्रेसेस, है ना, बट ये लगाना चाहिए आपको, है ना, इनका यूज़ करना चाहिए। भले ही आप एक लाइन का स्टेटमेंट लिख रहे हैं फिर भी आपको यूज़ करना चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो ये हमारा सिंपल इफ का एग्जाम्पल था। सेकेंड आता है हमारा इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होता है कि जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपके स्टार्ट होते कंडीशन आती है, यदि ट्रू होता तो हम ये स्टेटमेंट करते हैं, है ना, फॉल्स होता तो हम सीधे बाहर आ रहे थे। अब हमारे पास एल्स पार्ट भी है, यानी कि यदि कंडीशन ट्रू होती तो हम कुछ स्टेटमेंट करेंगे, फॉल्स होती तो कुछ दूसरा स्टेटमेंट हम करेंगे एग्जीक्यूट, है ना। हमारे पास चॉइस है, एक ये चॉइस है स्टेटमेंट की और एक ये चॉइस है स्टेटमेंट की, ठीक है। ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट रन होगा और फॉल्स होगा तो ये वाला पार्ट होगा, और उसके बाद अपन उसको इफ ब्लॉक या एल्स ब्लॉक के बाहर आएंगे। तो ये हम कहलाएंगे, इसको हम कहेंगे इफ ब्लॉक और इसको कहेंगे एल्स ब्लॉक। तो स्टार्ट कंडीशन इज ट्रू देन दिस पार्ट, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन दिस पार्ट। देखते हैं इसको एग्जांपल से। सिंटेक्स वही है, इफ के बाद बूलियन एक्सप्रेशन है हमारा, है ना, ये चलेगा तो कुछ स्टेटमेंट, यदि ये ट्रू हुआ तो कुछ स्टेटमेंट होगा, है ना, यदि ये फॉल्स होगा तो एल्स पार्ट चलेगा, है ना। तो इफ, इसको हम बोलेंगे इफ ब्लॉक और इसको बोलेंगे हम एल्स ब्लॉक। ओके, इसको एग्जांपल से अपन ऐसे देख सकते हैं कि इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन हम प्रिंट करेंगे नंबर इज इवन, एल्स नंबर इज ऑड, है ना। हम यहाँ पे ऑड भी प्रिंट करा देंगे। अभी तक अपन ने देखा था कि सिर्फ अपन एक ही चीज पे थे, यदि ट्रू होगा तो ये करेंगे अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे, है ना। अब हमारे पास दो कंडीशन है या दो रास्ते हैं, है ना। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ आएंगे इफ ब्लॉक में, यदि ये फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक में आएंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। फिर आता है इफ एल्स केस्केडिंग, यानी कि इफ एल्स इफ मतलब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, है ना। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम ये करेंगे, यदि फॉल्स होती है तो हमारे पास दूसरी कंडीशन है, वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम ये करेंगे, अदरवाइज फॉल्स होती है तो हम एक और कंडीशन लगा देंगे, और फिर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम ये करेंगे, अदरवाइज फॉल्स होगा तो हम फिर लास्ट में आएंगे, है ना। और यहाँ भी यही होगा कि यदि कंडीशन ट्रू होती है तो हम ये स्टेटमेंट करेंगे, फिर हम बाहर निकलेंगे। तो ये समझ लेते हैं इफ एल्स इफ, है ना। तो हर बार हम कंडीशन लगा रहे हैं, मतलब एल्स इफ लगाते जा रहे हैं। ट्रू है तो कुछ करेंगे, फॉल्स है तो हम एक और कंडीशन लगा देंगे, ट्रू है तो हम ये करेंगे, फॉल्स है तो हम एक और कंडीशन लगा देंगे। तो इफ एल्स की केस कैडिंग मतलब एक के बाद एक लगाते जा रहे हैं। इसमें ये देखना है कि ये नेस्टेड नहीं है ना, नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक नहीं है, यानी कि इफ कंडीशन इज ट्रू देन एक और इफ कंडीशन, ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, हम एल्स इफ लगा रहे हैं। इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि हम मार्क्स की बात करें कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, यदि वो मार्क्स 35 से कम होते हैं ना, 35 से कम है तो हम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट इज फेल, है ना। इफ मार्क्स इज लेस देन 35 देन इफ ब्लॉक में क्या है स्टेटमेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फेल, यानी कि यदि मार्क्स 35 से कम है तो वो फेल है। एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 35, ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 एंड लेस देन 60, यदि ऐसा है कि उसके मार्क्स 35 से ज़्यादा हैं और 60 से कम है तो क्या होता है, वो फर्स्ट डिवीजन, वो पास हो जाता है स्टूडेंट, है ना। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन पास, है ना। एल्स इफ यदि ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो इस कंडीशन को आप चेक करो, एल्स इफ मार्क्स इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड लेस देन 75, तो 60 से ज़्यादा है और 75 से कम है तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, पास विद फर्स्ट डिवीजन। अब ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है ना, तो हम फिर अगली कंडीशन में चेक करेंगे, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो क्या प्रिंट करेंगे, मार्क्स पास विद ऑनर्स। यानी कि एक कंडीशन लगाई मैंने, यदि वो ट्रू है तो हम ये करेंगे, और फिर हम इनमें से कहीं भी नहीं जाएंगे, एल सिर्फ जितने भी एल सिर्फ हैं हम इनमें कहीं नहीं जाएंगे, हम सीधे बाहर निकल जाएंगे, यहाँ मतलब इस ब्लॉक के बाहर सीधे। इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स तब हम अगेन दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, एल्स इफ, अब ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम ये करेंगे execute, और फिर हम बाहर निकल जाएंगे टोटल, ओवरऑल यहाँ से बाहर।
नहीं तो ये कंडीशन भी फॉल्स होती तो हम यहाँ आएंगे, फिर ये कंडीशन भी फॉल्स हुई तो हम अगली कंडीशन चेक करेंगे। मतलब जब तक कंडीशन फॉल्स होती जाएंगी हम अगली कंडीशन को चेक करते जाएंगे और लास्ट में हम बाहर निकल जाएंगे। और इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हम सीधा यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मतलब एल्स इफ का मतलब यही है कि इफ दिस देन दिस अदरवाइज दिस। तो यदि ये कंडीशन ट्रू होती तो ही अंदर घुसेंगे और उसके बाद हम फिर यहाँ कहीं नहीं जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ होता है। इसके बाद भी आप यहाँ पे एल्स लगा सकते हैं, है ना, कि आप चाहें कि कुछ नहीं है तो भी हम एल्स को भी चेक करा लें लास्ट में, मतलब इफ ना लगाए तो भी चल जाएगा हमारा। तो ये था हमारा इफ है। एक होता है नेस्टेड इफ, उसमें क्या होता है कि एक के अंदर एक लगा लेते हैं, है ना। जैसे कि इफ कंडीशन इज 30, जैसे कि ये है इफ मार्क्स लेस देन 35 देन फेल, और यदि मार्क्स 35 से नहीं है कम, है ना, तो क्या करेंगे, एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 35। हमने मान लो लेस देन 60 की लगाई ही नहीं, है ना, सिर्फ मैंने लगाई ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहाँ इसके अंदर इफ लगाऊंगा, मतलब इस ब्लॉक के अंदर मैं इफ लगा दूंगा यहाँ पे, और फिर ये बाकी कंडीशन जो है तीनों कंडीशन में यहाँ चेक कर सकता हूँ, लेस देन 60 वाली, फिर 60 टू 75 वाली, फिर 75 के अबव वाली। तो मैं यदि किसी इफ के अंदर इफ लगा रहा हूँ, है ना, देन इट इज nested, otherwise it is not, it is just a if else if later। अब एक चीज और आती है अपने पास, स्विच स्टेटमेंट, है ना। इफ कंडीशन से भी सिलेक्शन स्टेटमेंट होते हैं और स्विच से भी सिलेक्शन स्टेटमेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, मान लो ये आपका स्विच स्टेटमेंट है, इसमें एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन होता है कैसा कि इसकी कोई वैल्यू आ सकती है ना, न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है इसकी, है ना। अब उस एक्सप्रेशन के बराबर जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो इन इसमें से इन किसी में से, है ना, ये जो जितने भी केसेस हैं, है ना, इन किस सभी केसेस में से किसी में भी यदि मैच कर जाती है तो उस केस के स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ये होता है स्विच केस। ये स्विच का एक्सप्रेशन है और ये इसका केसेस हैं, है ना। स्विच एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू है, जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वो जब एग्जीक्यूट होता है, जो एवेल्युएट होता है, तो यदि वो इन किसी में से भी मैच होता है ना, चाहे इसमें मैच हो जाए, चाहे इसमें मैच हो जाए, चाहे आपका इसमें मैच हो, कहीं भी मैच होता है, तो वो उस केस के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है ना। और फिर जिसमें भी मैच मैच हो जाए और उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और उसके बाद फिर सारे के सारे स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है, बट इसके लिए अपने पास ब्रेक है, अपने पास सोल्यूशन है कि आप ब्रेक लगा सकते हो। वो अपन देखेंगे जंप स्टेटमेंट, बट आप ये भी देख लेते हैं कि कैसे यूज करते हैं, है ना। अभी इसको एग्जाम्पल से देखते हैं अपन लोग। जैसे कि ये है हमारा, है ना, ये एग्जाम्पल है। इसमें मान लो अपने पास शेप्स होते हैं ना, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। तो अपन डिसाइड कैसे करते हैं, जैसे कि 3 साइड है तो उसको ट्राइंगल बोलेंगे, 4 साइड तो रेक्टेंगल बोलेंगे, 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, है ना, ऑक्टागन, ऐसे शेप्स बनते हैं ना। तो मान लो साइड्स अपन ने एक्सप्रेशन में रखा हुआ स्विच के, है ना, तो स्विच में साइड्स लिखा हुआ, मान लो साइड्स में 3 है। तो अब ये देखो 3 केस है हमारे पास, केस 3, केस 4, केस 5, मतलब 3 से मैच कर रहा है ना ये साइड्स की वैल्यू। तो ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ट्राइंगल, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल प्रिंट हो जाएगा। मान लो साइड्स में 4 होता है तो केस 4 पे आते हैं, 3 चलता नहीं, है ना। केस 4 पे आते हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या प्रिंट होता है, रेक्टेंगल प्रिंट होता है। यदि मान लो साइड्स में 5 होता है तो केस 5 चलता है ना, ये 3 और 4 वाले चलते नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पेंटागन प्रिंट होता है। यदि 3, 4 पार में 5 के अलावा हमने कोई और वैल्यू दी, 1, 2 या 6, 7, 8, तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक और केस लगाती है डिफॉल्ट। यदि इन 3 केस में से कोई भी केस ना चले तो फिर बाय डिफॉल्ट हमारा लास्ट वाला केस चलेगा ना। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और रॉन्ग इनपुट। एक तो ये चीज़ है। और अ, एक चीज़ ये है कि मान लो साइड्स में दिया हुआ है 4, तो केस 4 तो चलेगा चलेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रेक्टेंगल। साथ ही साथ हमारा पेंटागन भी चल जाएगा, ये भी प्रिंट होगा, मतलब केस 5 भी चल जाएगा और डिफॉल्ट भी चल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने कहीं भी ब्रेक का यूज़ नहीं किया है ना। ब्रेक यूज़ ना करने से क्या होता है कि आपके जो भी केसेस हैं
जिस केस पे आप आए उस केस के नीचे के सारे केस चल जाते हैं। तो हम कभी कभी ये चाहते हैं कि चल जाए, कभी हम चाहते हैं कि ना चले। तो हम चाहेंगे कि हर एक केस के बाद हम ब्रेक लगा दें, है ना। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे हम इस तरह से ब्रेक लगा दें, ठीक है ना। और इनको हम पहले एक ही स्टेटमेंट था तो हमने इनको ब्लॉक के अंदर नहीं लिखा था, अब दो स्टेटमेंट हो गए हैं तो हमने इसको ब्लॉक के अंदर लिखा। ऐसे आप सब में कर सकते हैं। यदि आपने केस ये ब्रेक यहाँ पे किया तो आप यहाँ पे भी ब्रेक को कर सकते हैं। तो ये हमारा स्विच केस था। बस इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि इसमें जो एक्सप्रेशन है उसमें अपन क्या रख सकते हैं, है ना। तो लीगल एक्सप्रेशन इन स्विच इन केस क्या होता है। स्विच एक्सप्रेशन जो है मस्ट इवेल्यूएट टू फॉलोइंग टाइप: शॉर्ट, बाइट, इंट, कैर, इनम, है ना। या एनी टाइप जो कि ऑटोमेटिक प्रमोट होता है इंट पे, यानी कि इंटीजर वैल्यूज ही हमको रखनी है। इसमें बूलियन एक्सप्रेशन नहीं आएगा, ठीक है ना। शॉर्ट आ जाएगा, बाइट आ जाएगा, इंट आ जाएगा, इवन कैर आ जाएगा, लॉन्ग भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हमको याद रखना था। तो ये हमारे थे सिलेक्शन स्टेटमेंट, जिसमें कि अपन ने इफ को कवर किया और स्विच को कवर किया। इसके बाद हम देखेंगे अपने इटरेशन और जंप। ओके।